हेलो स्टूडेंट्स, नंबर्स के सेकंड क्लास में तुम सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि इंसानों को जब भी कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का जरूरत पड़ता था तब वो नंबर्स का आविष्कार कर देते थे। पहले उन्होंने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स बनाए, फिर देखा कि होल नंबर्स के बीच के नंबर्स को दिखाने के लिए तो फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शंस बना दिए। फिर बाद में नेगेटिव नंबर्स बनाए और फाइनली इरैशनल नंबर्स भी बना दिए, जैसे √2, √3, √7, पाई वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार हम अपने डेली लाइफ में नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ देखते हैं, 2.3, 7.6। जैसे जब तुम एक वेइंग स्केल पे खड़े होते हो अपना वेट नापने के लिए, तो शायद लिखा आएगा 75.34, तो ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है। या कभी कैलकुलेटर में डाल दिए 5/2, तो लिखा आएगा 2.5, ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो बहुत बार हम नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में देखते हैं। डेसिमल नंबर्स को देख के हमारे दिमाग में कुछ कुछ सवाल उठना चाहिए। अभी तक पिछले क्लास में तो हम पढ़ रहे थे कि जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, वो या तो रैशनल रहते हैं या तो इरैशनल रहते हैं। रैशनल नंबर्स वो हो गए जिन्हें किसी दो नंबर्स के रेशियो में दिखाया जा सकता है, जैसे 2/3 या 5/1 एटसेट्रा। और इरैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिसे दो नंबर्स के रेशियो में नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर्स है 5.3, 7.666 वगैरह वगैरह, क्या ये भी रियल नंबर्स हैं? और अगर है तो ये नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है? क्या सारे रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है, या क्या सारे इरैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है? तो ये सारे चीजों का चर्चा आज हम करेंगे कि डेसिमल नंबर्स का रैशनल और इरैशनल नंबर्स से क्या लेना देना है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स देखे होंगे ना, उसको याद करो। कुछ नंबर्स तुम ऐसे देखे होंगे जैसे 25.36, बस यही खत्म। लेकिन कई बार तुम ऐसे डेसिमल्स भी देखे होंगे जो चलते ही चले जाते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद अनगिनत डिजिट्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कैलकुलेटर में 7/3 डालो तो क्या लिखा हुआ आता है? 2.333, बट रुकता नहीं है, 33333। हाँ, अब तुम्हारे कैलकुलेटर के स्क्रीन में एक लिमिटेड जगह है तो उसको रुकना पड़ जाता है, लेकिन उसे और जगह दिया जाए तो और 3s दिखाएगा, अनगिनत 3s। तो ऐसे भी डेसिमल एक्सप्रेशंस देखे हैं हम। तो सबसे पहले मैं ये जो जितने भी तरह के डेसिमल एक्सप्रेशंस इधर उधर दिखाई देते हैं, मैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दूंगा। एक जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स रहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रहते हैं, जैसे 2.65, 3.714, है ना, खत्म हो जा रहा है नंबर, कुछ डिजिट्स लिख रहे हो फिर खत्म नंबर। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी भी है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद अनगिनत डिजिट है, कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखो ये दोनों कैटेगरी में यहां लिख दिया हूं, देख लो, यही एग्जांपल्स में दे रहा था। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है और नंबर खत्म हो जाता है। इसीलिए इस कैटेगरी का नाम दिया गया है टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट वर्ड का मतलब है खत्म हो जाना। जिस नंबर में डिजिट्स खत्म होते हैं उस कैटेगरी ऑफ नंबर्स को बोला जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन ये जो दूसरा कैटेगरी है 5.333 चलते चला गया, इनफाइनाइट 3s आफ्टर द डेसिमल। इन सारे एग्जांपल्स में देखो -6.151515 ये चलते चला जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो खत्म नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तुम शायद क्लास 6-7 में ये भी पढ़े होंगे कि जब तुम्हारे डेसिमल के बाद के डिजिट्स रिपीट होना शुरू होते हैं तो तुम ये बार नोटेशन, जूम कर देता हूं, तुम ये बार नोटेशन का भी यूज कर सकते हो। 5.333 3s रिपीट कर रहे हैं तो 3 के ऊपर एक बार लगा दो। जो भी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर बार लगा के दिखाओ कि ये डिजिट चलते चला जाएगा, रेपिटेशन चलेगा। इस एग्जांपल में -6.1515, यहां एक माइनस साइन होगा, लगाना भूल गया हूं, बट देखो 151515 बार बार रिपीट कर रहा है तो पूरा 15 के ऊपर बार है। कभी कभार डेसिमल के जस्ट बाद रेपिटेशन शुरू नहीं होता है, जैसे यहां 19.6 है, उसके बाद 8 रिपीट कर रहा है, तो हम बड़े ध्यान से सिर्फ 8 के ऊपर बार लगाएंगे। यह भी हमें समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं सभी में हमें रिपीटिंग डिजिट्स दिखेंगे, जरूरी नहीं है। जैसे ये दो लास्ट वाले एग्जांपल्स देखो, 4.138874 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ, यहां पे ये भी चलते चला जाएगा, इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेकिन इस नंबर में और इन तीनों एग्जांपल्स में फर्क क्या है? यहां कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम चाहकर भी अपना ये बार वाला नोटेशन इस नंबर पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये एग्जांपल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इस एग्जांपल में 6.13
1113, 1113, 11113। यहां एक पैटर्न तो है ना? पहले एक 1 आया, फिर 2 1 आया, फिर 3 1 आया, फिर 4 1 आया, तो तुम शायद आगे लिख भी दोगे कि क्या आएगा पैटर्न देख के। लेकिन फिर भी कोई फिक्स्ड डिजिट तो रिपीट या फिक्स सेट ऑफ डिजिट्स तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो यहां हम कोई बार नोटेशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स में भी 2 कैटेगरी निकल के आते हैं। एक जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं और हम उन्हें बार नोटेशन से दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरा जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स है डेसिमल के बाद, लेकिन डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं और हम उन्हें बार नोटेशन से नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर भी मैं 2 कैटेगरी डाल दिया हूं। ये देख लो, एक कैटेगरी पहले 3 वाले एग्जांपल्स वाले जिसमें डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट करते हैं, ऐसे कैटेगरी को कहते हैं रेकरिंग, कमिंग फ्रॉम द वर्ड रीअकर, जो बार बार आता हो, रीअकरिंग, रेकरिंग। और दूसरा कैटेगरी जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। तो अपने आप से सिंपल सा सवाल पूछना, क्या इस नंबर को मैं बार नोटेशन से दिखा सकता हूं? क्या इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या बार नोटेशन से दिखा सकते हैं? अगर हां तो वो रेकरिंग है, अगर ना तो वो नॉन रेकरिंग है। तो मतलब अब बेसिकली अगर पूरे फ्लो चार्ट पे ध्यान दिया जाए तो मैं डेसिमल नंबर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया हूं। एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 कैटेगरी, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक। ठीक है, जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन तुम देखोगे वो इन तीनों में से ही किसी एक कैटेगरी में रहेगा। सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन कौन से कैटेगरी रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं और कौन कौन से कैटेगरी इरैशनल नंबर एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम ये टर्मिनेटिंग वाले केस पे आते हैं। ये बात समझना बड़ा आसान है कि टर्मिनेटिंग वाले जितने भी डेसिमल्स हैं, 2.31 -1.6 जितने भी लिखा हूं, वो लोग ऑब्वियसली रैशनल है। बोलो कैसे? देखो, अगर मेरे को साबित करना है कि ये नंबर रैशनल है तो मेरे को इसको रेशियो वाले फॉर्मेट में दिखाना होगा ना, समथिंग बाय समथिंग। क्या मैं 2.31 को समथिंग बाय समथिंग वाला नंबर बना सकता हूं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला? बिल्कुल बना सकता हूं। 231 बाय 100, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 यानी 10 के पावर्स लिख के हम हमेशा इन नंबर्स को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। -1.6 हो जाएगा -16 by 10, 7.513 हो जाएगा 7513 by 1000 एंड सो ऑन। तो भाई ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 3/1, 30/10 लिख सकते हो जो चाहो। ये भी क्या हो जाएगा 97,777 by 10,000। करेक्ट। तो कोई शक नहीं है कि जब भी हम टर्मिनेटिंग नंबर्स लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखेंगे, तो हम उन नंबर्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर ही पाएंगे, क्योंकि हम डेसिमल हटा के नीचे 10 का कोई एक पावर डाल देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस तुम शायद क्लास 5-6 से करते आए हो, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो ऑलरेडी अपने यंगर क्लासेस में तुम ये प्रूव करते आए हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो भी होते हैं वो सारे तो रैशनल है ही। असली सवाल उठता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के केस में। क्या ये वाले जो नंबर्स हैं और ये वाले जो नंबर्स हैं, क्या ये भी सब रैशनल है? पहले रेकरिंग वाले केस पे आते हैं। ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 5.333 या -6.151515, ऐसे नंबर्स जिसमें डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? तुम में से कुछ लोग शायद रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि सर शायद ये भी रैशनल ही कैटेगरी है। बोलो क्यों? क्योंकि तुमको याद आएगा कि कभी कभार कोई रैशनल नंबर को हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे नंबर्स बन के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस नंबर को पकड़ लो 5.333। ये नंबर 16/3 के बराबर है या नहीं? 16/3। विश्वास नहीं हो रहा है तो डिवीजन करके देख लो, अपना लॉन्ग डिवीजन। 16/3 जब करोगे, 3 डिवाइड बाय 16, क्वोशिएंट कुछ डाले, रिमाइंडर कुछ आया और फिर डिवीजन चलता चला जाएगा, तब देखोगे कि 16/3 ही 5.333 आ रहा है। कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो कि 15.3333 ही 51/3 है, और इस मिक्स्ड फॉर्मेट को अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 16/3 आएगा। तो यहां से वो शक शुरू होगा कि भाई ये जो कैटेगरी है, शायद ये तो आसान था शायद, लेकिन हो सकता है कि ये पूरा कैटेगरी ही रैशनल नंबर से बना हो।
जितने भी रेकरिंग मतलब जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल हैं। हाँ, तुम ये बोल सकते हो सर ये तो आसान था, इसको आप करके दिखाओ कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट, या इसको करके दिखाओ फ्रैक्शन में कन्वर्ट। करके दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारा शक सही है। ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं। यानी ये वाला ग्रुप, टर्मिनेटिंग वाला पूरा ग्रुप और नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग वाला पूरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा कि ये वाला ऐसे नंबर और जितने भी रेकरिंग नंबर्स हैं सारे ही रैशनल होंगे। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं अब कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे या तो रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, वो कभी नॉन रेकरिंग नहीं होंगे। इस बात को भी समझेंगे भी, अभी मैं बस तुमको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जितने देखो रियल नंबर्स दो कैटेगरी के हैं, रैशनल और इरैशनल। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से दिखाए जा सकते हैं या तो रेकरिंग डेसिमल से दिखाए जा सकते हैं। बट जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं ना, वो ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर तुम इरैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना चाहोगे, जैसे √2 हो गया या √3 हो गया या पाई हो गया, तो वो ऐसे डेसिमल नंबर से दिखाए जाएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ना ही उनमें कोई रेपिटेशन होता है। अगर तुम √2 कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट में नंबर खत्म हो जाएगा, नहीं, वो चलता चला जाएगा। 1.41 समथिंग 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 चलते ही चला जाएगा और कोई पैटर्न भी नहीं, कोई रेपिटेशन भी नहीं दिखाई देगा। √3 के साथ भी सेम है, पाई के साथ भी सेम है। ओके, तो अब हमें एक अच्छा क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में दिखाएं तो सारे रैशनल वाले नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे। याद रखो, रेकरिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग का ही कैटेगरी है। ठीक है, और जितने इरैशनल नंबर्स हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग के कैटेगरी में रहेंगे। अब इस अंडरस्टैंडिंग से तुम देखोगे दो टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक जो हमारे मन में भी चल रहा है, प्रूफ करो कि ये रेकरिंग नंबर रैशनल है। ठीक है, दिखाओ कि ये कोई फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लोग ये देखेंगे कि वैसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने भी रैशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रेकरिंग होंगे। तो तुमको रैशनल नंबर दिखा के, जैसे 5/3 दिखा के पूछ लेगा क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है कि नहीं। मैं अभी एग्जांपल्स भी दे देता हूं, लेकिन इसके पहले मैं ये बात भी लिख दिया हूं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल से दिखाए जा सकते हैं या तो रेकरिंग डेसिमल से दिखाए जा सकते हैं। और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनने बड़े जायज हैं कि अगर सारे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग या रेकरिंग है तो बताओ 11/5 ये एक रैशनल नंबर है, बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। या 35/8 जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल पे आ जाओ, 11/5। 11/5 का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। यानी जब इसको हम डेसिमल्स में लिखेंगे तो क्या डेसिमल पॉइंट के बाद अनगिनत डिजिट्स आने लग जाएंगे या वो नंबर कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज तो तुम बोल सकते हो सर हम लोग को तो डिवीजन करना आता है, 11/5 को हम लॉन्ग डिवीजन वाले फॉर्मेट में डाल देंगे, क्वोशंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, करके देख लेंगे, पता चल जाएगा क्वोशंट को देख के कि क्या मेरा डेसिमल टर्मिनेट हुआ या रेकरिंग चलता चला गया। सही बात है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर 2026 आ गया है, जमाना कैलकुलेटर चलाने का है, तो हम कैलकुलेटर चला के सीधा देख लेंगे ना, उतना भी क्यों करें। वो भी सही बात है। लेकिन अगर हम ना डिवीजन करें ना ही कैलकुलेटर यूज करें और फिर भी अगर बता दें कि ये टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है, तो हमारा नंबर से और अच्छा गहरा दोस्ती हो जाएगा, हम उन्हें और अच्छे से समझने लगेंगे। तो सोच के देखते हैं कि बिना डिवीजन किए या बिना कैलकुलेटर चलाए हम कैसे बताएं कि टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। याद करो जब मैं तुमको बोल रहा था कि भाई टर्मिनेटिंग वाले केस में जितने भी डेसिमल्स होते हैं उनको बड़े इजीली रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? मैं 2.31 को 231/100 दिखा सकता हूं, -1.6 को 16/10 दिखा सकता हूं, मतलब -16/10 दिखा सकता हूं। यानी अगर मेरा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 का कोई पावर है, 10 हो गया, 100 हो गया, तो उस फ्रैक्शन को बड़े आसानी से टर्मिनेटिंग लिखा जा सकता है। जैसे 531/100
को बड़े आसानी से 5.31 लिखा जा सकता है। इससे यह समझ में आता है कि अगर मेरे पास जो रैशनल नंबर दिया गया है 11/5, क्या मैं इसको एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसका डिनोमिनेटर 10 का कोई पावर हो? अगर हां, तो मतलब ये फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सोच के देखो, 11/5 में मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं कि डिनोमिनेटर 10 का कोई पावर हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए। बड़ा आसान है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 11 इंटू 2 और 5, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा ना, तभी तो फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं बदलेगा। और क्या आ जाएगा? 22/10। और अब हमें पता है कि 22/10 तो होता है 2.2, जो कि टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि हम 11/5 को एक ऐसा फ्रैक्शन लिख पाए जिसके डिनोमिनेटर में 10 था, है ना? ये निकालने का जरूरत भी नहीं है कि क्या आता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। कन्वर्ट करने नहीं बोला गया, बस पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। तो जैसे ही हमें यह समझ में आता है कि हाँ भाई, मेरे दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 10 का कोई पावर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से इस एग्जांपल को देखो, यहां पे क्या मैं 8 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 का पावर बना सकता हूं? 125 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 125 करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। अब करके भी नहीं दिखा रहा हूं, 35 को भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 1000 रहेगा, न्यूमरेटर में चाहे जो भी रहे। पर अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में 1000 लिखा है, तो पक्का मैं उस फ्रैक्शन को एक टर्मिनेटिंग नंबर बना दूंगा, समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1000 है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर नंबर देख के पहचानना है, अगर रैशनल नंबर को देख के पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या रिकरिंग डेसिमल बनेगा, तो हमें उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है और यह पूछना है कि क्या मैं इस डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करके उसे 10 का कोई पावर बना सकता हूं? अगर हां, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यह बात समझते ही हमारे दिमाग में यह भी सवाल उठेगा कि क्या कोई भी डिनोमिनेटर को हम 10 का पावर बना पाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस को देखो, 17/12, यहां मेरा डिनोमिनेटर 12 है, इसको मैं कुछ मल्टीप्लाई, मतलब 12 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या मैं इसे 10 का कोई पावर बना सकता हूं? सोच के देखो, क्या मल्टीप्लाई करूं 12 में कि वो 10 का कोई पावर बन जाए, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए। थोड़ा सोचने पे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम लाख कोशिश कर लो, 12 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, वो 10 का कोई पावर नहीं बन सकता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 12 में चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, वो 10 का पावर नहीं बन पा रहा है? ऐसा क्यों है? देखो 10 के पावर्स को एक बार ध्यान से देखो। 10 का पावर जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, वो खुद कैसे बने? जितने भी 10 के पावर्स है ना, वो 2 और 5 से मिलके बने हैं, सिर्फ 2 और 5 से मिलके बने हैं। जैसे 10 है 2 इंटू 5, 100 है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हूं 10 के सारे पावर्स में। इनफैक्ट 10 का जितना पावर है उतना ही 2 और 5 के पावर्स मिलके मतलब क्या, मल्टीप्लाई होके 10 का वैसा पावर बन जाएगा। इसलिए मैं लिखा हूं 10 टू द पावर n विल बी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। ज्यादा घबराने का बात नहीं है, बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि भाई 10 का जितने भी पावर्स हैं वो सिर्फ 2s और 5s से मिलके बने हैं। यानी 10 के किसी भी पावर को अगर देखोगे तो उसके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5। ठीक है? इसीलिए पिछले एग्जाम्पल में इस नंबर को 12 को हम किसी 10 के पावर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बोलो क्यों? देखो 12 खुद कैसे बना है? क्या प्राइम फैक्टर से मिलके 12 बना है? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? ये है मेरा 12। और अगर मैं इस नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई करने का कोशिश करूं, है ना, थोड़ा 5s ले आऊं सोच के कि मैं इसको 10 का पावर में कन्वर्ट कर दूंगा, चाहे जो भी मैं मल्टीप्लाई कर लूं, ये 3 तो कल्प्रिट रहेगा ही ना। हम नीचे में से 3 तो नहीं हटा पा रहे हैं, और अगर 3 नहीं हटा पाएंगे तो ये नीचे वाला नंबर 10 का पावर कैसे बनेगा?
10 के पावर्स में खाली 2 और 5 यही दो प्राइम नंबर्स आने चाहिए। यहां तो लेकिन 3 भी बैठा है, तो चाहे जो भी और मल्टीप्लाई कर लो, हम ये 3 को हटा नहीं पा रहे डिनोमिनेटर से। इसीलिए मेरा डिनोमिनेटर कभी 10 का पावर बन ही नहीं सकता, और इसीलिए 17/12 कभी टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा। इट विल बी अ रेकरिंग नंबर। चाहो तो कैलकुलेटर्स में चेक कर लो, 17/12 तुमको दिखेगा कि इट इज रेकरिंग। तो कुल मिला के 17/12 इज अ रैशनल नंबर विच विल बी अ रेकरिंग डेसिमल, बिकॉज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, यानी इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, वी फाउंड अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 या 5 के अलावा अगर मेरे को कोई भी ये कंटैमिनेटिंग फैक्टर मिलता है ना, मतलब डिनोमिनेटर को अशुद्ध बना देने वाला, कि भाई अब ये डिनोमिनेटर क्योंकि इसमें 3 आ गया है तो इसे हम चाह के भी 10 का पावर नहीं बना सकते। अभी तक देखो पिछले दोनों एग्जांपल में, जैसे इस एग्जांपल में या इस एग्जांपल में, इसमें मैं इजीली 2 मल्टीप्लाई करके इसको 10 का पावर बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 10 के पावर्स में खाली 5 और 2 रहते हैं। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर में फैक्टर 5 है तो मैं उसको कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके 10 का पावर बना दूंगा। इस केस में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 2 into 2। तो क्या इसको 10 का पावर बनाना पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि 2 into 2 into 2 में 5 into 5 into 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब डिनोमिनेटर 10 का पावर बन जाएगा, क्योंकि 2 to the power 3 तो ऑलरेडी है, इसमें 5 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब 2 to the power 3 into 5 to the power 3 बन जाएगा 10 to the power 3। तो क्योंकि इस डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर में फैक्टर्स खाली 2 या 5 से बने हुए हैं, इसीलिए हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जहां डिनोमिनेटर में दिखा कि कुछ कंटैमिनेटिंग फैक्टर है, कंटैमिनेशन, जैसे यहां 3 है, 2 या 5 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर हमें डिनोमिनेटर में मिलता है, तब हमें शक होने लगेगा कि भाई हमारा डिनोमिनेटर कोई 10 का पावर नहीं बन पाएगा। और अगर मेरा डिनोमिनेटर 10 का पावर नहीं बन पाएगा तो हम डिक्लेयर करेंगे कि मेरा फ्रैक्शन एक रेकरिंग डेसिमल है। तो अगर तुम ये लॉजिक समझ रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि रेकरिंग होगा। कैसे सोचना है भाई? 77/40, डिनोमिनेटर है 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 2 into 5। मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2s है और 5s है। क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2s और 5s है, मैं जानता हूं कि मैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 10 का पावर बना दूंगा। थोड़ा सोचेंगे तो ये भी समझ सकते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 2 into 2 into 2 into 5 है, यानी 2 to the power 3 और 5 to the power 1 है। अगर मैं 5 to the power 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 तो है ही और एक 5 है, और अगर 2 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला नंबर 10 का पावर बन जाएगा। उतना सोचना जरूरी नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है रेकरिंग है। क्योंकि 40 खाली 2s और 5 से मिलके बना है, इसीलिए ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त हमें थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशंस करना चाहिए। जैसे ये अगला क्वेश्चन तुम करके बताना, तो सोच समझ के टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। तो अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चंस किए हैं उस एक्सपीरियंस से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई डिनोमिनेटर में तो एक 3 है ना, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, और डिनोमिनेटर में 3 रहने के कारण डिनोमिनेटर कंटामिनेटेड है। हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके 75 को 10 का पावर नहीं बना सकते, इसलिए ये फ्रैक्शन एक रेकरिंग फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम ये आंसर देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? देखो भाई, माना कि मेरे 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, जो कि एक कंटामिनेशन है, लेकिन हमें आंसर देने से पहले यह देखना चाहिए कि क्या किसी तरीके से ये 3 हट सकता है क्या। एक बार न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर में लिखा है 96। अगर तुम 96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसमें भी तुमको एक 3 मिल जाएगा। तो क्लियरली 96 इज डिविजिबल बाय 3, 9 + 6 होता है 15, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, तो 96 3 से डिविजिबल है। यानी कि मैं 96 को 3 into समथिंग करके लिख सकता हूं, 96 को 3 into 32 करके लिखा जा सकता है। तो मैं अगर 96 को लिख के भी दिखा देता हूं, तो अगर हम 96 को 3 into 32 लिख दें और 75 को चलो पूरा ही प्राइम फैक्टराइज कर दो, 3 into 5 into 5,
तो मतलब जहां हम लोग ये 3 से बड़े घबराए हुए थे कि भाई डिनोमिनेटर में 3 है तो कैसे जाके 75 मेरा 10 का पावर बनेगा, अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ऊपर नीचे 3 तो कट ही जा रहा है, जो कंटामिनेशन है वो तो एलिमिनेट हो गया। करेक्ट, यानी कि इन अदर वर्ड्स 96/75 को 32/25 की तरह भी देखा जा सकता था। देखो मैं इतना कुछ फैंसी समझा रहा हूं, सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 96/75 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हूं मैं। तुम इसको काट कुट के 3 से ऊपर नीचे काट के पहले 32/25 बना सकते थे, और अगर 32/25 में क्वेश्चन दिया होता तो तुम बोलते भाई 25 तो है 5 into 5, इसको 10 का पावर बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे 100 बन जाएगा, तो टर्मिनेटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन समझने का बात यह है, सीखने का बात यह है कि जब मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो तुरंत डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर कूद के नहीं दे देना चाहिए। पहले यह देखना चाहिए कि क्या यह फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड है। अगर हां, तब जाके तुम डिनोमिनेटर का एनालिसिस कर लो। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 के अलावा कुछ कंटामिनेशन प्रेजेंट है तो बोल दोगे कि भाई ये नंबर रेकरिंग होगा, और अगर सिर्फ 2 और 5 से मिलकर बना है तो बोल दोगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन पहले ये चेक करना जरूरी है कि मेरा जो रैशनल नंबर दिया है क्वेश्चन में वो ऑलरेडी रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। ओके, तो यही जो पूरा लॉजिक हम समझे हैं, इस बात को मैं इस पेज में लिख दिया हूं, एक बार पढ़ लो कि a rational number p by q where p and q are co-prime is terminating if q has no other factor except 2 and 5। देखो ये जो लिखा हो ना ब्रैकेट में where p and q are co-prime, इससे मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, ये और आपस में कटेंगे नहीं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता ना? दो नंबर को को-प्राइम कब कहते हैं? जब उनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 33 एंड 20, ये दोनों नंबर है को प्राइम। क्यों? क्योंकि 33/20 को तुम और काट कूट के छोटा नहीं कर सकते हो। 33 और 20 के सारे फैक्टर्स में एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो दो नंबर को को प्राइम तब कहते हैं जब उनके बीच में आपस में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन उतना सोचने का जरूरत नहीं है, बस यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि p by q ऑलरेडी अपने अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया हो तब जाके हम कंडीशन ये लिख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर ना हो तो ये जो रैशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है तो वो रैशनल नंबर एक रेकरिंग डेसिमल नंबर बन जाएगा। गॉट इट? अब अगर तुमको इतना समझ में आ गया है तो अपने समझदारी से ये आखिरी क्वेश्चन आज के लिए करके दिखाओ। बताओ ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा? अभी तक इस क्लास में मैं जो भी समझाया हूं सारा नॉलेज लगा दो और इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, अब मैं करूं। देखो सबसे पहले माना कि पहले ये देखना चाहिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड है कि नहीं, लेकिन तुम मेरा एक टिप ले लो, पहले ना डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर ही लो। बताता हूं क्यों। अगर यहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे 144 को तो क्या आएगा, मैं लिखता हूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 144 प्राइम फैक्टराइज करके आना चाहिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, है ना? 16 9 होता है 144। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि भाई 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये 2 3 छुपे हैं एज कंटामिनेशन। अगर ये 2 3 नहीं होंगे तब जाके मेरा डिनोमिनेटर 10 का पावर बन पाएगा कुछ मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी तो नहीं बन सकता। तो लेकिन क्या ये देख के हम कूद के कह दें कि भाई दिस रैशनल नंबर विल बी रेकरिंग? नहीं, अभी हम देखेंगे कि क्या मेरे न्यूमरेटर में 2 3s छुपे हैं जो ये 2 कंटामिनेटिंग 3s को काट देंगे। ये चेक करना अब जरूरी हो जाता है। 2 3 मतलब क्या? 3 into 3 मतलब 9। अगर मेरे न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 9 मिल जाता है, यानी 2 3 मिल जाते हैं, तो ये नीचे वाले 2 3 कट जाएंगे। तो बस अपने आप से ये पूछो कि क्या 2277 9 का मल्टीपल है? और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है कि नहीं? 3 जैसा ही है। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स आर अ मल्टीपल ऑफ 9, द होल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 2 + 2 + 7 + 7 कितना आता है भाई? 18।
and 18 is a multiple of 9. So this entire number 2277 is a multiple of 9. यानी जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी नहीं पड़ा, इसीलिए ही मैं पहले डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर लिया था ताकि मुझे कंटैमिनेशन का पहले से पता चल जाए. और सिर्फ फिर अपने आप से ये पूछूंगा कि ये जो 3 into 3 है जिसके कारण ये टर्मिनेटिंग नहीं हो पा रहा है, क्या वो 3 into 3 मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा. और समझ में आ गया है कि ये 9 का मल्टीपल है तो हाँ मिल जाएगा. यानी ऊपर के 2 3 नीचे के 2 3 को काट देंगे और बचेगा सिर्फ 2 to the power 4 नीचे. और ये डिनोमिनेटर को 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई करके मैं 10 का पावर बना दूंगा. और इसीलिए ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा. दैट इज द करेक्ट आंसर. तो जिन्होंने भी आंसर सही दिया था, वेरी नाइस, यू गॉट इट करेक्ट. आई होप तुम सभी को आज डेसिमल नंबर्स के बारे में समझ आना शुरू हो गया है. देखो मैं बोला था 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. एक इस टाइप के रहेंगे जो रैशनल नंबर दे के तुमसे पूछेंगे कि भाई ये नंबर बताओ रेकरिंग है या टर्मिनेटिंग है. और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये उठेगा कि वो लोग तुमको एक रेकरिंग डेसिमल खुद से दे देंगे और बोलेंगे भाई तुम इसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ. क्योंकि बोल अपने यही रहे कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले नंबर्स हैं वो सारे ही रैशनल है. तो बताओ 19.688888 ये कौन सा रैशनल नंबर है. राइट इट इन द फॉर्म समथिंग बाय समथिंग, राइट इट इन द फॉर्म p by q. तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे. ठीक है, मैं ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, हर क्लास में अलग अलग जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्ट उसी डे वाइज टॉपिक का मैं डे वाइज होमवर्क्स भी बनाता हूं. अगर तुमको वो होमवर्क असाइनमेंट चाहिए, ऑनलाइन ही है, तुम वो क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करोगे ना, मेरे होमवर्क क्वेश्चंस को, तो तुमको उसी साथ वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि तुम सही किए या गलत किए, क्या सही आंसर होगा. तो अगर तुमको उस असाइनमेंट का लिंक चाहिए तो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव क्लास जहां तुम भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम आपस में बहुत सारा अच्छा डिस्कशन करते हैं. मैं इंडिविजुअली तुम्हारे डाउट्स सुन पाऊंगा, क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं. अगर तुमको मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड हो, तो भी तुम इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो मीट यू इन डे 3. बाय बाय.